मेरे माता पिता की अकेली बिटिया हूँ। वो याद है कि ऐसे भी कथा की, फ्रॉक पहन के कथाएं की ना, सब डांट याद है? अरे डांट क्या, थप्पड़ पड़े। और लगभग 1.5 महीने के टूर पे मैं यूरोप गई थी। पे भी वो सिर्फ रील बनाने के चक्कर में कपड़े उतार के शरीर दिखाना, इस चीज का मैं हमेशा विरोध करती हूँ। आगे चल के आपके मन में कोई भाव आए और ब्रह्मचर्य में होते हुए फिर आप उस मार्ग में जा रहे हो तो वो गलत है ना। जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ फाइल के इस पेज में आपका पसंदीदा कार्यक्रम शख्सियत एक खास मुलाकात लेकर मैं आपके सामने फिर से आज मौजूद हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है शख्सियत एक खास मुलाकात, आपने आज तक जितने भी हमारे ये कार्यक्रम देखे हैं, कभी आपने किसी ब्यूरोक्रेट्स को देखा होगा, किसी मंत्री को देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको जिस शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूँ उसके मैं फॉलोअर्स की बात करूँ तो कोई वर्ग विशेष नहीं, बल्कि चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या तमाम जो लोग हैं सभी उसके फॉलोअर्स हैं। क्योंकि आज जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं, हमारे साथ वो मौजूद हैं, प्रख्यात प्रसिद्ध कथावाचक प्राची देवी जी। मैडम स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, प्राची देवी प्रख्यात कथावाचक, तमाम लोग जानते हैं, काफी आपके बारे में लोग सुनते भी हैं, आपकी कथाओं को सुनते हैं, लेकिन मैं प्राची देवी की तरफ न जाकर पहले आपको आपके बचपन की तरफ लेके जाना चाहूंगा। जी। भारत देश का एक राज्य, एक समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करता था। जी जी। मेरे ख्याल से आपके जन्म के कुछ समय पहले तक एक ही था, और मेरी जहाँ तक जानकारी है जबलपुर के आसपास की आप रहने वाली। जी। कैसा था पारिवारिक जो परिवेश है, कैसा था माहौल बचपन में आपके परिवार की मैं बात करूँ तो? मेरे परिवार का जो माहौल है वो बचपन से बहुत धार्मिक था, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। प्राची शुक्ला नाम है हमारा। और पूर्व मतलब पहले से पिताजी श्रीमद् भागवत की कथाएं करते थे। पिताजी के पहले बब्बा जी बहुत बड़े विद्वान थे, कथा यज्ञ पौरोहित्य कर्म करते थे। तो वो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि बब्बा जी से पिताजी और पिताजी के बाद वो कृपा हमको मिली। और बाकी बचपन वैसे ही था जैसे एक बच्चे का होता है, सामान्य खेलना कूदना, ऊधम करना और घूमना फिरना, स्कूल जाना, ये बचपन में यही सब किया है। नहीं, पारिवारिक परिदृश्य मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि भाई बहन कितने रहे, क्या रहे, ये थोड़ा सा। मैं अकेली हूँ। मैं मेरे माता पिता की अकेली बिटिया हूँ। और बाकी हाँ, जो पापा जी के भाई हैं, मतलब बड़े पापा चाचा, तो ऐसे देखा जाए तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम लोग लगभग 9 बहनें हैं और 8 भाई हैं। बड़ा परिवार है। बुआ जी, फिर बुआ जी के बच्चे, तो ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवार है। और अब तो सब अलग अलग हैं क्योंकि सब बड़े हो गए, किसी का विवाह हो गया, शादी हो गई, बाहर है, नौकरी है। लेकिन जब पुराने समय में, उस बचपन में जब कोई कार्य होता था या कोई त्योहार होता था तो सब एक साथ इकट्ठे होते थे, मिलते थे, शादी होती थी तो मजा आता था, आनंद आता था। बचपन की यादें बोलते। हाँ, बचपन की यादें बहुत अच्छी थी। और देखिए, बचपन एक ऐसा समय है जो बहुत कीमती होता है सबके लिए। हाँ, सबके लिए बहुत कीमती। और बचपन होना भी यादगार चाहिए। मतलब बचपन में बचपना होना चाहिए। कई बच्चे होते ना ऐसे, माता पिता, अरे हमारा बच्चा बहुत सीधा है, ना, बचपना होना चाहिए बच्चों में। तो वैसे ही चुलबुला ऊधमी बचपना था मेरा। इकलौती हैं, मैं अभी आपसे ये बात मुझे पता चली है जी। तो एक गहरा मतलब इकलौती बच्ची, तो कई सपने रहते हैं लोगों के, जो एक भारतीय परिवेश में जो परिवार होता है अपने बच्चों को लेकर के कई बड़े सपने देखते हैं। निश्चित तौर पे कोई कुछ और बनाना चाहता है, किसी के कई सपने होते हैं। आप जैसा बता रही हैं, आपकी पारिवारिक जो बैकग्राउंड रहे हैं, कथावाचिका में काफी पुराना रहा है, ऐसे में कहीं कोई सोच कभी आपको लगती थी घर वालों की कि कहीं और आपको लेके जाना चाहते हैं, ये राह, इस राह की ओर कैसे आगे बढ़ते? देखिए, मैंने बताया कि पिताजी, तो उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे सुन सुन के सीख जाते हैं जी। तो जब पिताजी पूजन करते थे तो कुछ पूजन के श्लोक याद हो गए थे मौखिक। और सब बच्चे एक से नहीं होते, सबको याद नहीं। जब उनने ये देखा कि रुचि है तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। बाकी ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ भागवत ही पढ़ी है, राम कथा का अध्ययन किया है। मैंने स्कूल भी पूरा किया, मैंने कॉलेज भी पूरा किया। और एक समय के बाद जो बच्चों में होता ना कि मुझे ये बनना है, तो हमारा एक समय जब 12th पास आउट किया तब मन में ये आया था कि हमको भी कुछ बनना, कुछ मतलब पागलपन कहें या फितूर कहें कि ये आया कि IAS बनना है। बिल्कुल।
तो हमने सिर्फ 6 महीने यूपीएससी की कोचिंग की, लेकिन समय ना होने के कारण वो कोचिंग कंप्लीट नहीं हो पाई और एमपीपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया। उसमें कुछ नंबर मतलब सिर्फ 12 नंबर से मैं प्री में रह गई थी। उसके मतलब बाद ये हाँ, कहना कि सिर्फ कथावाचिका की तरफ अग्रसर थे, थोड़ा सा फिर मैं इसमें पीछे हटना चाहूंगा अपनी बात पे। हाँ। और ये जो आपने बताया कि आपने स्कूलिंग, कॉलेज और इतना अच्छा प्रयास किया, तो फिर मैं आपके इस रूप की तरफ आऊं उससे पहले मैं आपको फिर वो स्कूल की तरफ भी लेकर चलना चाहूंगा। कैसा था स्कूल? स्कूल में ज़्यादा नहीं गई, क्योंकि 9 साल की उम्र से मैंने कथाएँ करना शुरू कर दिया था। जी तो जाती थी, कभी समय मिलता था तो जाती थी और एग्ज़ाम देने ही जाती थी। और 8th तक तो फिर भी थोड़ी बहुत गई हूँ, लेकिन 8th से 12th तक का जो स्कूलिंग है, वो स्कूल में नहीं हुआ, वो घर पे ही, मतलब जब टाइम मिलता था तो टीचर्स लगे थे पढ़ाने, जी। बाकी एग्ज़ाम देने जाती थी। जितनी मेरी जानकारी है, करीब 8-9 साल की उम्र से आप इस हाँ। ओर अग्रसर रही हैं। प्रसिद्धि भी मिलनी चालू हो गई थी तब तक, बचपन से ही प्रसिद्धि मिलनी चालू हो गई थी। बचपन से तो और ज़्यादा थी, जी, मतलब ये था कि लड़की, छोटी सी लड़की है तो वो इतना देखने शानदार। वाली जी, भीड़ ज़्यादा होती जी। थी। तो तो मेरा सवाल ये था कि बचपन में ही जब प्रसिद्धि मिलती है, हमको पता नहीं होता है कि वो क्या है वो प्रसिद्धि, जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। उस समय स्कूल, कॉलेज, यूपीएससी ये तमाम चीज़ें थी, तो ये मैनेज कैसे होता था फिर? नहीं हो पाया ना तभी तो यूपीएससी मैनेज नहीं हो पाया, टाइम नहीं दे पाए, तो फिर वो चीज़ छोड़ दी। 1 डेढ़ साल लगा कि नहीं करना है, फिर लगा कि नहीं, हमको भगवान ने जिस काम के लिए चुना है, हम जी, वही उसी काम में अपना पूरा फ़ोकस करें, क्योंकि कहते हैं 2 नाव पे सवारी नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी फिर ना चाहिए। उसके रह जाओगे ना उसके। तो फिर कब ये आप रेगुलर जो आम बच्चे होते हैं जो कॉलेज जाते हैं, उस तरह से कभी आपने अपना स्कूलिंग या कॉलेज लाइफ में कभी थोड़ा बहुत, तो बहुत कम। तो उस समय ये जो प्रसिद्धि आपके साथ-साथ चलती थी, जब आप अपने कॉलेज में जाती थी, तो वहाँ कैसा माहौल रहता था फिर लोगों के कॉलेज बीच भी में? मेरा प्राइवेट हुआ है, मैं बीए और एमए मैंने प्राइवेट किया है। जी। प्राइवेट समझते हैं ना, जी, जी, जी। सिर्फ जी, मुझे एग्जाम पता है। देने जी, जाते थे। जी, बाकी हाँ, जानते सब लोग थे, तो थोड़ा ट्रीट वैसे ही किया जाता था कि जी, वक्ता हैं, कथा करती हैं, जी, जी। ज्यादा। अलग-अलग हाँ, अनुभव रहा। ज्यादा कोई बोलता नहीं है, ज्यादा तो वैसे फ्रेंड सर्कल ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि एक वो ही है कि वक्ता है, तो जी। हैं 2-4 हैं बचपन के, बिल्कुल बचपन के हैं, बाकी ऐसा कोई बड़ा कोई फ्रेंड सर्कल। ऐसी याद जो आप दर्शकों को बताना चाहें आपके बचपन की, जो आपको हमेशा मतलब जब आप उसके बारे में सोचती हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, ऐसी कोई याद? बहुत सारी हैं, एक नहीं कहा जा सकता। बचपन में तो ये है कि जब मैंने पहली कथा की थी, पहली कथा मतलब पहला प्रवचन किया था, जी, नर्मदा जी के किनारे, जी। 3-4 दिन की कथा थी, तो मैंने वो जीन्स का पैंट और टी-शर्ट पहन के की थी। अब 9 साल का बच्चा है, जी, तो एक वो याद है कि ऐसे भी कथा की, फ्रॉक पहन के कथाएँ की। और कई बार तो ये है कि कथा करके आते थे और जिस परिवार में कथा होती थी, उसी परिवार के बच्चों के साथ खेलना शुरू हो जाता था। मतलब कथा में आपका हमेशा रुचि रहा, हाँ। लेकिन बचपना जो आप बतला रही थी हाँ। वो बहुत चंचल, मैंने प्राची हाँ, बचपन से मैंने ही। बचपन से ऊधम बहुत किया है, जी। कभी बहुत डाँट ऊधम, खानी पड़ी किसी की? बहुत कोई कहानी याद है डाँट की, अरे कोई घर में गड़बड़ी? क्या है, मम्मी की तो कभी डाँट नहीं पड़ी, मम्मी ने कभी नहीं डाँटा, जी। पर पापा जी ने बहुत डाँटा है, लेकिन ये डाँटा। तो उल्टा है, भारतीय परिवेश हाँ, में बच्चियाँ जो होती हैं पापा की मतलब ज़्यादा क्लोज़ होती हैं, ऐसा क्या? क्लोज़ भी उन्हीं के थे और हाँ, क्योंकि पढ़ाया उनने। जी, मम्मी ने कह दिया था कि आपकी बच्ची आप जानो, अच्छा, क्योंकि पापा जी का था, जब कथा मैंने शुरू की, जी, तो एक बार उस टाइम पे जी, कथा शुरू की तो ये बोला गया कि लड़की है, कैसे कथा करेगी, जी, कहाँ-कहाँ लेके जाओगे? मतलब नानी के पक्ष से, दादी के पक्ष से, दोनों पक्षों से जब प्रश्न उठे, जी, तो मम्मी ने पापा जी के हैंडओवर कर दिया कि जी। आप देखो। तो पूरे बचपन से पापा जी के साथ थी, तो खेलना, कूदना, लड़ना, झगड़ना सब उन डाँट कोई डाँट भी याद है? उन्हीं, अरे डाँट क्या, थप्पड़ पड़े। अगर बता सकें कुछ ऐसी शरारत? मुझे शरारत करने पे या ऊधम करने पे कभी डाँट नहीं पड़ी, अच्छा, क्योंकि कहते हैं ना, एक बच्चा बड़ा प्यारा होता बड़ा है। प्यारा होता डाँट या मार जब भी पड़ी है तो वो सिर्फ़ पढ़ाई। है, बहुत पापा बढ़िया। जी पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो सिर्फ़ पढ़ाई को लेके ही कभी डाँट या मार जो हुई है, बाकी मतलब एक वो आम भारतीय परिवार की तरह ही हाँ, चीज़ें आगे बढ़ती गई। बस। अभी जो बात आप शुरू कर रही थी, मैं अगले उसी सवाल की तरफ जा रहा था कि भारत में आज भी कहीं न कहीं महिलाओं को, लड़कियों को लेकर के, युवतियों को लेकर के जो सोच है,
चीज़ें थोड़ी बंधी हुई रहती हैं। ऐसे में आप इकलौती, फिर घर से कथावाचिका के तौर पर आगे निकलना, घर में कितनी परेशानियां, कैसे ये सारा स्ट्रगल हुआ होगा? बहुत परेशानियां आई हैं। कहते हैं ना कि जब आप एक तो महिला जी तब तो और बच्ची, तो जब आप निकलते हैं और उस समय का परिवेश, उस समय इतना मतलब आज तो फिर भी काफ़ी फ्रैंक हो गए हैं लोग, समाज ओपन हो गया है थोड़ा बहुत। उस टाइम पे तो ये अरे बच्ची है, कथा करेगी, कैसे करेगी, सबके साथ जाएगी, इतनी भीड़ में रहेगी, तो वो सारी बातें आई। लेकिन जब एक सपोर्ट करने वाला पिता आपके पीछे होता है तो फिर या आपके आगे होता है तो वो सारी परेशानियों को झेलता है। और मैं सिर्फ यही कहूंगी माता पिता से कि यदि आपकी बेटियां, क्योंकि बेटों का सपोर्ट सब करते हैं, यदि आपकी बेटियां कुछ बनना चाहें, कुछ अच्छा करना चाहें समाज के लिए, तो माता पिता को उनका साथ देना चाहिए। बड़ी बात यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज भी हालांकि कुछ चीजें बदल जरूर रही हैं भारत देश में, लेकिन आज भी जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अगर उन परेशानियों से दूर होना है तो सबसे पहले जो पालक हैं उन्हें खड़ा होना चाहिए साथ में। बात हम कर ही रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कथा की ओर लेकर चलता हूं मैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, भारत, बल्कि विदेशों में भी आपने कई कथाएं की हैं। जी। कैसा रहा अनुभव? विदेश में गई हूँ, 2018 में गई थी और लगभग 1.5 महीने के टूर पे मैं यूरोप गई थी और यूरोप के 5 देशों में मैंने कथा की। बहुत अच्छा अनुभव था क्योंकि वहाँ भी भारतीय लोग ही कथा कराते हैं। इतनी संख्या वहाँ नहीं हो पाती, लेकिन हाँ, जितनी भी संख्या होती है लोग बहुत श्रद्धा से कथा सुनते हैं और बड़ा सम्मान करते हैं, तो अच्छा लगा। बहुत अच्छा अलग लगा। ही खुशी रहा होगा कि हाँ, हम जो उपदेश है वो देने वहां पहुंच रहे हैं। एक तो वो भी था और एक इंसान है, तो मानो इंसान होने का नाते खुशी भी थी कि अब तक तो भारत में कथा की, अब विदेश में कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आगे फ्यूचर की मैं बात करूं तो आपने कहा कि कभी था सपना कि हम भी कुछ करते, लेकिन जिस राह पे आप गए काफ़ी आगे निकल गए हैं। मैं जो मेरे कुछ लोग हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, मुझे हमेशा कहते थे कि जब आप किसी ट्रैक पे दौड़ो तो आप अपने ट्रैक पे फास्ट दौड़ो, दूसरे के ट्रैक की चिंता ना करो। तो कुछ उसी तरह आप जिस ट्रैक पे अभी चल रही हैं, कहाँ जाना चाहेंगी? ट्रैक ये देखिए आध्यात्म का मार्ग है और यहाँ मैं ये नहीं कह सकती कि कहाँ जाना है। यहाँ तो अब जहाँ भगवान की कृपा ही है कि समाज के बहुत सारे काम करने हैं, इतना सामर्थ्यवान भगवान बनाए कि ज़रूरतमंद की सहायता करने के पहले थोड़ा सा सोचना ना पड़े। जैसे आज सामर्थ्यवान आज भी है, लेकिन आज फिर भी कहीं ना कहीं कि इतना सामर्थ्य है यानी या वो करेंगे तो ये वाला काम हो पाए, ये थोड़ा सोचना पड़ता है। तो आगे ये है कि इस भगवत मार्ग पे चलते हुए इतने सामर्थ्यवान हो जाए कि कभी कोई जरूरतमंद यदि लोग आ जाएं तो उनकी मदद करने से पहले सोचना ना पड़े। सामर्थ्य की बात हो रही है, मैं सामर्थ्य से चीजों को एक रास्ते की तरफ लेकर चलता हूँ जो जाता है हनुमान ट्रस्ट की तरफ। जी। मेरी जो जानकारी है कोई ट्रस्ट भी है। जी। आप उसकी चेयरपर्सन भी हैं। क्या है ये ट्रस्ट, क्या काम करती है ये जो पूरी ट्रस्ट है? देखिए, हमारा ट्रस्ट है हनुमंत सेवा फाउंडेशन जी। और हमारे घर पे लगभग 300 साल पुराने हनुमान जी महाराज जी विराजमान है, तो पूरी कृपा उन्हीं की है और उन्हीं के नाम पे ये ट्रस्ट संचालित है। तो एक विद्यालय है राजदीप पब्लिक स्कूल, जिसमें नर्सरी से लेकर के 8वीं कक्षा तक है और लगभग 400 बच्चे हैं, जिसमें से 100 बच्चे पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ रहे हैं। मतलब उनकी सारी जिम्मेदारी हमारे ट्रस्ट के लिए है और 300 बच्चे जो पढ़ भी रहे हैं तो उनसे शुल्क लिया जा रहा है ना के बराबर, मतलब 200 रुपये, 300 रुपये। आज के समय में ऐसा आप प्राइवेट स्कूल में नहीं देखेंगे। और इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड है, लेकिन उसके साथ कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिले क्योंकि जरूरी है। साथ ही साथ हम बच्चों को संस्कार, धर्म, अध्यात्म, आज हमारे स्कूल के बच्चों को, सब बच्चों को हनुमान चालीसा याद है, सब बच्चों को श्री राम स्तुति आती है, सब बच्चे गणेश उत्सव मनाते हैं। तो धर्म, अध्यात्म और संस्कार को लेते हुए ये स्कूल चल रहा है। उसी ट्रस्ट के अंतर्गत नर्मदा मैया की जो परिक्रमा होती है, परिक्रमा वासियों के भोजन की व्यवस्था, मतलब प्रतिदिन 40 लोग, कभी 60, कभी 80, कभी 100 लोग मैया की कृपा से छोटी सी सेवा करते हैं कि उनको भोजन की व्यवस्था हमारे ट्रस्ट के द्वारा की जाती है।
और समय समय पर जरूरतमंद यदि कोई है तो वस्त्र, राशन इत्यादि, भंडारा, ये सारे काम हमारे अभी छोटे छोटे काम ट्रस्ट के द्वारा किए जाते हैं। हाथ बटाइए आप भी अगर सुन रहे हैं तो, क्योंकि असल भक्ति जो मैं समझता हूँ, मानव भक्ति सबसे बड़ी भक्ति होती है मेरी समझ में। हमारे साथ कथावाचिका बैठी है, उनसे ज्ञान भी जरूर लेंगे, लेकिन जैसा आप सुन रहे हैं ट्रस्ट संचालित है हनुमंत ट्रस्ट, उनके डिटेल्स मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। बड़े ही कई आयोजन करते हैं, मैडम ने जैसा बताया स्कूल संचालित है, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं मिल रही हैं, वो भी लगभग निःशुल्क की ही जैसे स्थिति पर। साथ में लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो ऐसे ट्रस्ट के साथ ना सिर्फ चेयरपर्सन को बल्कि आम लोगों को भी आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ताकि भारत के जो देश के जो लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। इस ट्रस्ट की जानकारी मैं आपको अलग से दूंगा। फिलहाल मैं आगे अपनी बात को लेकर के चलता हूँ, मैडम की तरफ फिर से चलता हूँ। मैम, ये जो बात जहाँ हमारी चल रही थी महिलाओं को लेकर के, मैं आपका कहीं देख रहा था, सुन रहा था, एक आपका विचार बहुत वायरल हुआ था जो मैंने सुना। उसमें ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज के हमारे भारत देश की जो युवतियां हैं, मैं सबको नहीं बोलूंगा, मेरा अधिकार भी नहीं है कि किसी के काम को अच्छा या बुरा कहना, लेकिन फिर भी जो कंटेंट्स आ रहे हैं, देखा जाता है कि जो गलत कंटेंट होते हैं उससे लोग ज्यादा पॉपुलर और जल्दी होना चाहते हैं। इस पे आपका विचार थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, मैं बिल्कुल खुले शब्दों में ये चीज़ कहती हूँ, और इस चीज़ को कहने में मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सोचना नहीं पड़ेगा कि कंटेंट बनाना अच्छी बात है, लेकिन कंटेंट ऐसे बनाएं जो समाज को कुछ अच्छा उपदेश दे। आज की बच्चियां ऐसे कंटेंट बना रही हैं कि कपड़े उतारे, नाच लिया, और उस कपड़े उतारे और नाचने वाले यदि वीडियो में हम देखें तो मिलियंस पे व्यू होते हैं, और एक अच्छे वीडियो पे शायद 1000-1200 भी ढंग से व्यू नहीं होते। तो आज उन बच्चियों को जो कपड़े उतार के रील बना रही हैं, उनको छोटी बच्चियां भी तो देख रही हैं, तो उनके दिमाग पे तो जेन जी जनरेशन चल रही है, उनके दिमाग पे तो यही जाएगा ना कि ऐसा काम करेंगे हम, कपड़े उतार के नाचेंगे हम, तो हम भी फेमस हो जाएंगे जल्दी, रास्ते भी जल्दी। तो मेरा ये कहना है कि वो जो लोग आपको देखते हैं वो कोई इज्जत की नजरों से देखते हैं क्या, कि आप कपड़े उतारिए, आपके चलो 50 मिलियन व्यू हैं, पर कौन अच्छी नजरों से, और आपके लिए कमेंट्स पढ़ो कितने गंदे कमेंट्स का लोग प्रयोग करते हैं। तो कंटेंट यदि बनाना है तो कुछ अच्छे कंटेंट बनाइए, जिससे आपसे छोटे जो हैं, आपसे बड़े जो हैं, वो प्रेरणा लें। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चियां क्रिकेट के फील्ड में, टेनिस के फील्ड में, या धर्म के मार्ग में, या बहुत अच्छे अच्छे हमारे मार्ग हैं जहाँ पे जाके घुड़सवारी, स्विमिंग, डांसिंग भी एक कला है, डांस की विरोधी नहीं हूँ मैं, डांस अच्छे वे में किया जाता है। सिर्फ रील बनाने के चक्कर में कपड़े उतार के शरीर दिखाना, इस चीज का मैं हमेशा विरोध करती हूँ। और यदि इस चीज में मैं कहूँ, लड़कियां कह रही हमारा शरीर हमारा, तो वो गलत है। ये हमेशा से इस चीजों पे गलत चीज है कि हमारा शरीर हम कुछ भी, तो फिर हमारे अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं ना, तो नंगी घूमो समाज में, क्यों उतने भी कपड़े क्यों पहने। तो फिर मुझे इस चीज को कहने में कोई दो मत नहीं है कि माता पिता की इज्जत को देखते हुए आप सिर्फ रील में व्यू बढ़ाने के चक्कर में ऐसे ना, कुछ अच्छा भी बच्चे कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। आज आप दूसरे देशों के बच्चे देख लो और हमारे भारत के बच्चे देख लो, दूसरे 6-7 साल की बच्चियां जहाँ वेट लिफ्ट कर रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं, घुड़सवारी कर रही हैं, हमारे यहाँ ऐसी 5% बच्चियां होंगी जो स्पोर्ट्स में हैं या किसी अच्छे फील्ड में। बाकी तो आज देख लो आप, आज की जनरेशन, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। जी बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, जंगली प्राणी नहीं है। मैडम जो कह रही है कहीं ना कहीं उसी बात से जुड़ता है कि अगर आप सामाजिक प्राणी हैं तो आपको समाज की तरफ होकर चलना होगा। आप कंटेंट बनाएं, लेकिन ऐसी कंटेंट बनाएं जिससे लोग बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ देखें। जल्दी में ऐसे काम ना करें जिससे आप प्रसिद्ध तो हो, लेकिन प्रसिद्धि अच्छी चीज के लिए ना हो। मैडम से मैं एक श्लोक की तरफ जाना चाहूँगा। हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कोई श्लोक अगर आप हमें सुना दें या कोई उपदेश हमें आप दें तो वो भी धन्य हो जाए। आपकी जो कथा आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, कोई छोटा सा एक यदि ज्ञान वाला श्लोक, जी, ज्ञान की तरफ लेके जाना तो मेरा यही कहना है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी, कहते हैं कि
एक राजा की पूजा सिर्फ उसके राज्य में होती है जी। लेकिन एक विद्वान की पूजा पूरे समाज में, जहाँ किसी दूसरे राज्य में भी यदि वो चला जाए तो वहाँ विद्वान की पूजा होती है, उसकी विद्वता, उसके ज्ञान के कारण। कहते हैं विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि थोड़ा सा फ़ोन की दुनिया से बच्चे निकल के किताबों को समय दें, थोड़ा सा आप पढ़ें। जब आप किताबों को पढ़ेंगे आपकी शब्दावली बढ़ेगी, आपकी भाषा सुधरेगी, और साथ ही साथ बहुत ज्ञान भरा पड़ा है हमारे शास्त्रों में। सिर्फ शास्त्रों में नहीं, दूसरी भी किताबें जो हैं वो भी आप पढ़ें। थोड़ा सा फ़ोन की दुनिया से निकल के अपना सेल्फ, जो कहना चाहिए, सेल्फ स्टडी या सेल्फ केयर के लिए अपना समय निकालें। छत्तीसगढ़ आना होता रहा होगा आपका। हाँ। शक्ति जिले में भी कई बार आ चुकी हैं आप, जांजगीर शक्ति जो है, कैसा लगता है इधर? मैं छत्तीसगढ़ साल में 2-4 बार तो आ ही जाती हूँ, और मैंने कथा में भी बोला है कि लगभग छत्तीस, खासकर ये जो अपना क्षेत्र है जांजगीर चांपा, इस क्षेत्र में तो कम से कम 30-40 कथा मैं कर चुकी हूँ जी। तो छत्तीसगढ़ घर ही लगता है। अब आते आते ये मतलब अब तो ऐसे लगने लगा कहाँ जाना है, छत्तीसगढ़ पास ही तो है। जबकि हम लोगों को 9-10 घंटे बाय कार आने में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक जो फील आ गया ना कि घर ही तो जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। यहाँ के लोग कैसे लगते हैं? यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं जी, बहुत सीधे हैं, बहुत शांत हैं और धर्मवान लोग जी। जी हाँ। अब ये पूरा जो मैं कहूँ कथावाचिका आपकी जो जीवन है आगे जा रही है, ब्रह्मचर्य की तरफ बोला जाता है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब आपकी इंटरव्यू की प्लान के लिए मैंने जब लोगों से बातचीत की तो कुछ सवाल आए थे। मैं ये पब्लिक की तरफ से ये सवाल दे रहा था, क्या विवाह की तरफ कोई कभी आपका मुड़ा होगा? मैं विवाहित हूँ। अब मेरा सवाल नहीं है, ये पब्लिक ओपिनियन से आया था, तो वो जानकारी जो है मैं क्लियर कराना चाह रहा था कि क्या है पारिवारिक आपका विवाह के संबंध में। नहीं, मैं विवाहित हूँ। आप देखिए आज भागवत के जो पुरुष वक्ता हैं वो भी आपको ज्यादातर विवाहित ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और जो सर्वश्रेष्ठ है वो गृहस्थ है। क्यों? क्योंकि देखिए आप जब गृहस्थ में रहते हैं तो आपको घर परिवार भी देखना है और भक्ति भी करना है, और घर परिवार देखते हुए परिवार में बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, पति के साथ या पत्नी के साथ रहते हुए यदि आप भजन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। देखो सन्यासी को, बैरागी को सिर्फ एक ही काम है, भजन, भक्ति। नहीं, ये जो सवाल था उसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। हाँ। ये क्या है, कुछ लोगों के मन में ऐसा होता है कि एक कथावाचिका है तो शायद वो ब्रह्मचर्य में होंगी, ऐसा कई लोगों का मेरे पास कमेंट्स आया था। नहीं। तो ये आप लोग जो सुन रहे हैं, ये क्लियरिफाई हो जाता है कि ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि मैडम जो बता रही हैं कि भगवत के साथ साथ जो गृहस्थ। देखिए एक चीज होती, मैं बोलना चाहूंगी कि मान लीजिए आपने ब्रह्मचर्य ले लिया, ठीक है, लेकिन समय किसने देखा? आगे चल के आपके मन में कोई भाव आए और ब्रह्मचर्य में होते हुए फिर आप उस मार्ग में जा रहे हो, तो वो गलत है ना। उससे अच्छा यह है कि आप गृहस्थ में रह के परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए समाज के कल्याण और भक्ति पे ध्यान दें, तो दोनों काम अच्छे से हो जाएंगे। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे कि आपके ट्रस्ट के बारे में लोगों को और जानकारी दे सके। आपसे मैं पर्सनली वो जानकारी जरूर ले लूँगा। आपने काफ़ी कुछ बोला, बचपन की कहानियाँ सुनाई, जो आज की जो महिलाएं हैं, जो युवती हैं, उनको कैसे आगे आना चाहिए, क्या करना चाहिए, तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।